बचत में फैसले आ चुके हैं और उसके निराकरण भी हो गए हैं और उसमें कार्रवाई भी हो चुकी है। किए प्रदर्शन वो किसी बहकावे में आके नौजवान लड़के लोग किए हैं। विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, ये किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। विपक्ष आक्रामकता के साथ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सरकार ने विश्वास खो दिया जनता का। देखिए कि सारे सत्र हमारे पूरे जितने दिन हैं वो चल रहे हैं और सभी में डिबेट होता है, सभी में बहस हुई और सभी में चर्चा हुई। कई बार विपक्ष पलायन कर गए। अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। मैं 5 साल होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में जहरीली दवा पी के कोई भी आदमी नहीं मरा है। भारतीय जनता पार्टी घुमा के फंसाने का काम करके देख रहे थे। सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है, तो संविदा वेतनमान में 27% के वृद्धि की गई है। संविदा कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको छलने का काम किया। अंतिम सत्र मिला जीत का मंत्र। जी हां, तो छत्तीसगढ़ में सत्ता की लड़ाई की फाइनल रणनीति पर सियासी दल आगे बढ़ चुके हैं। चुनावी जंग से ठीक पहले विधानसभा के आखिरी सत्र में तमाम मुद्दों पर जोर आजमाइश भी हुई। विपक्ष ने आरोपों की झड़ी लगा दी तो सरकार ने पुरजोर पलटवार भी किया। तो इस अंतिम सत्र से किसको क्या मिला है जीत का मंत्र, इस रिपोर्ट में देखिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। सदन में मुद्दों की सियासी तपिश के बीच हाल ही के दिनों में रायपुर में हुए नग्न प्रदर्शन का मुद्दा भी खूब गूंजा। SC/ST वर्ग के युवाओं के इस प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुद्दा क्यों अहम है, सरकार इस पर पूरी तरह से सजग है और मुद्दे का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ सकता है, देखिए द इनसाइड स्टोरी की इस खास रिपोर्ट में। देश में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं की इस तरह की तस्वीर नजर आई। अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ रायपुर में हुए इस प्रदर्शन पर खूब हो हल्ला मचा। मौका छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का था। सदन की कार्यवाही चल रही थी। विधानसभा से महज 1 किलोमीटर दूरी पर युवाओं के नग्न प्रदर्शन की खबर आग की तरह फैली। सोशल मीडिया में युवाओं के नग्न प्रदर्शन का वीडियो इतना वायरल हुआ कि कुछ घंटे में ही देश विदेश में इसकी चर्चा होने लगी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हुआ ये प्रदर्शन सबकी जुबान पर था। क्या आम जनता और क्या राजनीति के धुरंधर, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को मणिपुर की घटना से जोड़ दिया, जिसके बाद तो सियासी माहौल और गर्म हो गया। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने हो गए। विधानसभा में इस मुद्दे को भाजपा ने शून्यकाल में भी उठाने की मांग की, लेकिन ये स्वीकार नहीं होने के बाद अंततः अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा के सभी विधायकों ने बारी बारी से नग्न प्रदर्शन के मुद्दे को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ऐसे कई मौके आए जब विधानसभा अध्यक्ष को भाजपा नेताओं के कई वक्तव्यों को विलोपित करना पड़ा। भाजपा के इन हमलावर आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक लाइन में कह दिया कि युवाओं को उकसाया गया है। मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है और उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ने का औचित्य क्या है? हमारे प्रदेश को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यजनक। ऐसा मुख्यमंत्री जी अपनी हताशा को, अपने फेलवर को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं
और वो भी सूचना देकर, अल्टीमेटम देकर करें, और वो सरकार उनको नहीं रोक पाए। अपनी झेप को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आखिर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन क्यों किया, इसको समझते हैं। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर 267 कर्मचारी और अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, जिसे राज्य की उच्च स्तरीय समिति ने प्रमाणित भी किया है। इसमें से मात्र 40 लोगों को बर्खास्त किया गया है, जबकि 102 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 16 लोग रिटायर हो चुके हैं, 90 लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है, 17 लोगों के पक्ष में अदालत ने फैसला दिया है, 4 लोगों के संबंध में छानबीन पूरी की जा चुकी है। SC/ST वर्ग के युवाओं की यही मांग है कि राज्य सरकार इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिसको लेकर शासन प्रशासन अब जोर देने की कोशिश कर रहा है। मुख्य सचिव ने 16 विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई। सचिवों को कहा कि विभागीय स्तर पर कार्रवाई जल्द हो और कोर्ट में लंबित प्रकरणों पर निपटारे के लिए अपील की जाए। दरअसल भाजपा का युवाओं के नग्न प्रदर्शन के मुद्दे पर आक्रामक होना और कांग्रेस सरकार की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के 7, भाजपा के 2 और 1 पर बसपा के विधायक हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की 29 सीटों में से 27 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भाजपा विधायक हैं। क्षेत्रवार देखें तो बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभा सीटों में और सरगुजा संभाग की सभी 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के ही विधायक हैं। इसी तरह दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग की भी दर्जनों सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं का सीधा प्रभाव है। ऐसे में भाजपा ऐसी कोशिश में है कि इस प्रदर्शन को अपने वोट में डाइवर्ट किया जाए, तो वहीं कांग्रेस अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया है। बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी ताकि चुनाव में एसटी और एससी वाली सीटों पर उनको कोई नुकसान ना हो। वहीं युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर तो भाजपा ने सरकार को घेरा ही। मॉनसून सत्र में विपक्ष ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाई और सदन में 109 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया। इन 109 आरोपों के साथ बीजेपी विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के सारे आरोप तथ्यहीन हैं। अविश्वास प्रस्ताव भले ही सदन में गिर गया हो, लेकिन चुनावी साल में इसको लाने का सियासी मकसद और 109 आरोपों के पीछे की सियासत क्या थी, इनसाइड स्टोरी की इस रिपोर्ट में समझिए। भूपेश सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी सत्र में भाजपा ने चुनाव के पहले सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की। सियासी शतरंज की चाल में अविश्वास प्रस्ताव का मोहरा चला गया। भले पता था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन आरोपों के पुलिंदे में 109 बिंदु थे। सदन में इसे पेश किया गया। बीजेपी की ओर से दूसरे विपक्षी दल के सहयोग से अविश्वास प्रस्ताव लाना ये जाहिर करता है कि सरकार के खिलाफ वो फुल एक्टिव है। अविश्वास प्रस्ताव भले गिर गया हो, लेकिन भाजपा अपने मकसद में सफल दिखी। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, कवासी लखमा ने विपक्ष को भटकाने की कोशिश की। इसको लेकर कई बार सदन में तनाव के हालात भी बने। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी सत्ता पक्ष के लोगों को टोका टाकी करने से रोकना पड़ा। सदन में सियासी जोर आजमाइश रात 2 बजे तक चलती रही। इस छत्तीसगढ़ विधानसभा की विडंबना ये रही, पंचम विधानसभा की, कि कोई भी सत्र जो नियत तिथि के लिए आहूत किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले समाप्त हो जाता था। सरकार चर्चा से भागना क्यों चाहती है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है सरकार को सचेत करने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी का नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी ने आरोपों के तर्कस से हर तीर छोड़ा। बीजेपी विधायकों ने शराब, कोयला, रेत खनन, भर्ती नियुक्ति, पीएससी और चावल घोटाले के मामले तथ्य के साथ उठाए। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बढ़ती नक्सल वारदात, बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग, कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के आंदोलन और वादा खिलाफी का मामला उठाकर सरकार को घेरा। बीजेपी नेताओं ने इस अविश्वास प्रस्ताव को अपना नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की ओर से बताया।
इधर चुनावी साल में सरकार ने किसी भी आरोप को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सरकार की ओर से खुद सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तंज कसा कि विपक्ष के 109 आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनि मत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात कहने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, उसका माकूल जवाब भी दिया और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इस सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को संदेश दिया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जोरदार बहस भी हुई और विपक्ष का वॉकआउट भी हुआ। बीजेपी ने 109 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर तगड़ा प्रहार किया है और सरकार ने भी इन तमाम आरोपों पर पलटवार किया गया। अब मानसून सत्र खत्म होने के बाद ये लड़ाई जनता के बीच पहुंच गई है। अब जनता तय करेगी कि उसे किस पर विश्वास है और किस पर अविश्वास। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ बीजेपी ने सदन में सरकार की जमकर घेराबंदी की। तो इसके अलावा 4 दिनों के मानसून सत्र में बीजेपी ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार, घोटाले, निष्क्रियता समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए जनहित के भी कई मुद्दे उठाए। तो क्या थे ये मुद्दे और चुनावी साल में इन मुद्दों को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? सदन में विपक्ष के हर बार हर सवाल का सरकार की ओर से कैसे जवाब दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा ने संख्या कम होने के बावजूद इसका एहसास नहीं होने दिया। पूरी ताकत के साथ भाजपा विधायकों ने कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने सरकार में आने के पहले जो घोषणाएं की थी, भाजपा ने उसको लेकर घेराबंदी की। शराबबंदी के वादे को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन शराब में घोटाला उजागर हो गया। भाजपा सदस्यों ने इन मुद्दों को विधानसभा में अशासकीय संकल्प, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाया। विपक्ष के धान खरीदी के सवाल पर जवाब में खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए दिए और 51,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। प्रधानमंत्री आवास का मामला ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी उठा। जल जीवन मिशन, शिक्षा, चिकित्सा, विकास, सड़कों की मरम्मत, सिंचाई, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षक भर्ती, स्मार्ट सिटी के पैसों के दुरुपयोग, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गोधन न्याय योजना समेत कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ज्यादातर मामलों में मंत्रियों के जवाब बीजेपी को नाकाफी दिखे। पूर्ण शराबबंदी का वादा उनके द्वारा किया गया, कमेटी बनाई गई, दिखावा किया गया, शराब में घोटाला हुआ, लेकिन पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई। जिन अपेक्षाओं के साथ जनादेश मिला, वो अपेक्षाएं जनता की पूरी नहीं हो पा रही हैं। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, नौजवान, महिलाएं छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आंदोलनरत हैं। सरकार ने कई मुद्दों पर आरोपों और सवालों के भी जवाब दिए। शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार का कहना है कि समिति गठित कर दी है, लेकिन भाजपा के विधायक नहीं आए हैं। इसके लिए सामाजिक सहयोग भी जरूरी है। बेरोजगारी भत्ते पर सरकार ने कहा कि भाजपा सरकार 15 साल में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे पाई। वहीं हमने तो महज 4 महीने में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी। कोल घोटाले के आरोप पर कहा कि कोल आवंटन केंद्र सरकार करती है तो फर्जीवाड़े का सवाल ही नहीं उठता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकाल से ज्यादा विकास किया है। हर वर्ग के साथ किसान भी खुश हैं। तो हमने जो वादा किया था किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, युवाओं से जो वादा हमने किया है उसमें हम खरा उतरे और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो सेवाएं दी हमने उसमें उसी आधार पर हम वोट मांगे। बीजेपी ने जिन मुद्दों को सदन में उठाया है
उसी पिच पर आगे बढ़ते हुए वो चुनावी लड़ाई की रणनीति में धार देगी। सरकार पर आरोपों और सवालों के फहरिस्त में बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती रही है। मानसून सत्र में भी बीजेपी ने इन मुद्दों को लेकर सत्ता की लड़ाई में अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आने वाले 4 महीनों में वह अपनी रणनीति को और धार देगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो गया है। इस अंतिम सत्र में राज्य सरकार ने 6200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित किया है। इसमें राज्य सरकार ने नियमित और संविदा कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है, जिसे कांग्रेस के आगामी चुनावी लाभ से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए इनसाइड स्टोरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार में रहते हुए फिर से जनता और कर्मचारियों के बीच जाएगी। इसलिए चुनाव से पहले सीएम भूपेश ने इस कार्यकाल के अंतिम सत्र में कर्मचारियों के साथ ही दूसरे वर्गों को खुश करने के लिए 6200 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का अनुपूरक बजट पारित कराया। सीएम भूपेश ने सदन में कई ऐलान किए, जिनमें 5 लाख कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। 37,000 संविदा कर्मचारियों के एक मुश्त वेतन में 27% बढ़ोतरी, पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता। साथ ही मुख्यमंत्री ने आवासहीन ग्रामीण परिवारों के लिए ग्रामीण न्याय आवास योजना की घोषणा की। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने का भी ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4000 रुपए मासिक श्रम सम्मान राशि और कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की। वहीं पुलिस आरक्षक को किट भत्ता के रूप में 8000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। मितानिन ट्रेनर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। वहीं जिन पंचायत सचिवों की सेवा 15 साल से कम है उन्हें 2500 रुपए और 15 साल से ज्यादा है तो 3000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही मातृत्व और पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। संविदा वेतनमान में 27% की वृद्धि की गई है। दैनिक वेतनभोगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर है उसमें 4000 रुपया प्रति माह उसके वृद्धि की गई है। अतिथि शिक्षक उसका 2000 मासिक वृद्धि की गई। समस्त पटवारी का 500 रुपया उसको दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विपक्ष पीएम आवास में राज्यांश की राशि नहीं देने को लेकर हमेशा राज्य सरकार को घेरती आई है। इस बीच सीएम भूपेश ने अनुपूरक बजट के माध्यम से ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा कर दी, जो कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सत्ता पक्ष इस अनुपूरक बजट को राज्य के विकास के लिए सही बता रहा है, तो वहीं विपक्ष राज्य सरकार को घोषणावीर की संज्ञा दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो आवासहीन व्यक्ति हैं, अभी हमने 1 अप्रैल से उसका सर्वे कराया था, उसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आवासहीन है उसके लिए आवास देने के बजट में प्रावधान किया गया है। आवास जो आपके स्वीकृत थे और जिसके पेंडिंग जो है, जिसका सूची बना हुआ था, यदि उस काम को किए होते तो आज छत्तीसगढ़ के लोगों के सर के ऊपर में छत होती। जैसी बरसात निकलेगी, आचार संहिता लग जाएगी, तो कुल मिलाकर के पिछले बार जो घोषणा आपने किया चुनाव के पहले, उसी प्रकार के घोषणा, ये घोषणा ही मानो इसको, ये अमल में आने वाली नहीं है। तमाम घोषणाएं, सरकार के दावे और विपक्ष के आरोप तो सियासी हो सकते हैं, मगर जनता जानती है कि किसने किसके लिए और कितना काम किया है, और वो तो इंतजार कर रही है अपना फीडबैक वोट के माध्यम से देने के लिए। 2018 में कांग्रेस की जीत की एक बड़ी वजह थी उनकी मैनिफेस्टो, और उसमें कई वर्गों से कई वादे किए गए थे, खासकर कर्मचारियों से। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट में कर्मचारियों को तोहफा तो दिया है, राहत तो दी है, लेकिन अब चुनावी लाभ इसका मिलेगा कि नहीं। तो इनसाइड स्टोरी की स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा कि इस अंतिम सत्र से बीजेपी और कांग्रेस को जीत का चुनावी मंत्र क्या मिला है और इसके क्या सियासी मायने हैं। इस बुलेटिन में, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।